हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है ये विषय। और इसी क्रम में आज का सेशन हमारा रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे दोस्तों अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो NCERT बेस्ड होगा। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे दोस्तों तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा। और मैं क्लियर यहाँ कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, पेट्रोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पेट्रोलॉजी की बात हो रही है दोस्तों। पेट्रोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? सही आंसर आप फटाफट करते चलेंगे दोस्तों। यहाँ प्रश्नों को हम फटाफट रिवीजन करेंगे, इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, पेट्रोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान और खनिज से संबंधित है। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की एक शाखा है जो चट्टानों और उनके बनने की परिस्थितियों का अध्ययन करती है। ठीक है, क्लियर। इसे आगे हम आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शिला विज्ञान में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है? अटलांटिक महासागर की बात हो रही है दोस्तों। कौन सा अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है? सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलेंगे दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ लिया है। निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है? सही आंसर हो जाएगा मेसो अमेरिकन रीफ अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। क्लियर। चलिए, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ एक समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है? समुद्री क्षेत्र है, जो मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला और होंडुरास के तटों के साथ 1126 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे ग्रेट मायन रीफ और ग्रेट माया रीफ के नाम से जाना जाता है और इसे विश्व विरासत स्थल में भी जगह दी गई है। चित्र से हम समझते हैं कैरिबियन सी में है और यह प्रवाल भित्ति किसको टच करती है? मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला और होंडुरास को। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा सवाल है, कैटिलिना द्वीप का स्थल जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? स्थल डमरू मध्य आप जानते होंगे दोस्तों, जब दो बड़े स्थल को एक छोटा स्थल मिलाता है तो इसी को हम
जल डमरू मध्य कहते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि कैटालिना द्वीप का स्थल डमरू मध्य किस देश में स्थित है ना, किस देश में स्थित है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैटालिना द्वीप का स्थल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 770 मीटर की इसकी लंबाई है, जो सांता कैटालिना द्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को द्वीप के मुख्य भाग से जोड़ती है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि इस स्थल डमरू मध्य की खोज किसने की थी, तो पुर्तगाली नाविक जुआन रोड्रिग्स कैब्रिलो ने की थी। कब की थी, 1542 में की थी। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 192 वर्ग किलोमीटर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है, कितनी हो सकती है, आंसर कीजिए। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य की बात कर लेते हैं तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, तो आप जानते होंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बता चुका हूँ 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल है, टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है, कौन सा हो सकता है, फटाफट आंसर कीजिए। टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ग्रह यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस जो है, यूरेनस को आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। क्लियर। और इसकी खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शल ने की थी। कब की थी, 13 मार्च 1781 को की थी। और टेलीस्कोप की सहायता से खोजा जाने वाला यूरेनस, याद रखिएगा, पहला उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। छठा सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है। यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। शनि का ग्रह घनत्व जो है दोस्तों, याद रखिएगा, जल के घनत्व से 30% कम होता है। ठीक है, और ये इतना हल्का होता है कि पानी पर भी तैर सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सातवां सवाल है, पृथ्वी की सभी परतों में किस परत का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सभी परतों में किस परत का घनत्व सबसे कम है। दोस्तों आप जानते होंगे कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं। शियाल जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, उसके बाद सीमा जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, और सबसे भीतरी परत जो होती है नीफे होती है, जो निकेल और फेरस से बनी होती है। यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों कि पृथ्वी की सभी परतों में, 3 परतों में सबसे कम घनत्व किसका है। ठीक है, तो जाहिर सी बात होती है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो सबसे ऊपर होगा उसका घनत्व सबसे कम होगा। तो सियाल सबसे ऊपर है तो इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, सियाल आप सभी जानते हैं, बता भी चुका हूँ कि सियाल पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है और सभी परतों में इसका घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व कितना है, 2.75 से 2.9 के बीच है। उसकी निचली परत
सीमा का घनत्व कितना है 2.9 से लेकर 4.7 के बीच, और सबसे भीतरी परत का घनत्व कितना है 11 से 12 के बीच। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। ठीक है, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। आठवां सवाल है कि महाद्वीपीय बहाव या प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। ये ऐसा सवाल है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए। महाद्वीपीय बहाव या प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि वे किस देश के रहने वाले थे, जर्मनी के थे, और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, क्योंकि उन्होंने यह सिद्धांत दिया है, तो उनके अनुसार महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप है, जानते होंगे। पहले ये सभी महाद्वीप जो है एक ही में जुड़े हुए थे। ठीक है, महाद्वीप जो है सभी एक भूखंड से जुड़े हुए थे, और जब सभी महाद्वीप एक भूखंड से जुड़े हुए थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें पैंजिया कहा जाता था। और उसके चारों तरफ महासागर था। ठीक है, पैंजिया के चारों तरफ क्या था, महासागर था। तो उस महासागर को क्या कहा जाता था, उस महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये जो पैंजिया है 2 भागों में टूट जाता है। कब टूटता है, 225 मिलियन वर्ष पहले टूटता है। तो उत्तरी भाग को कहा जाता है लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाद में ये दोनों खंड जो है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड फिर बाद में टूटता है। और कैसे टूटता है दोस्तों, आइए हम इसे चित्र से समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, सभी महाद्वीप एक में जुड़े हुए हैं, और इसे क्या नाम दिया गया है, पैंजिया नाम दिया गया है। और इसके चारों ओर महासागर है, इसे ही हम पैंथालासा कहते हैं। इसके बाद ट्रियासिक युग आता है। कब आता है, 200 मिलियन पहले आता है। ठीक है, इसी ट्रियासिक युग में पैंजिया जो है 2 भागों में टूट जाता है। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना। इसके बाद आता है जुरासिक काल। कितना वर्ष पहले आता है, 135 मिलियन वर्ष पहले आता है। फिर हम लॉरेशिया को टूटते हुए देखते हैं। ठीक है, ये भी जो है 2 भागों में लॉरेशिया टूटता है, और गोंडवाना लैंड भी इन दिख रहा होगा कितने भागों में टूटा है, 1 2 3 4 5 भागों में टूटता है। ये जो पार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, ये इंडिया का पार्ट है जो कि बीच में था। ठीक है, और क्रिटेशस युग में ये जो पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट है, धीरे धीरे ऊपर खिसकता है। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ऊपर खिसकते हुए किससे जा मिलता है, लॉरेशिया में जा मिलता है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि हमारा देश जो है, इंडिया जो है, किसका भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो आपको महाद्वीप दिख रहे होंगे, ये वर्तमान महाद्वीप का स्वरूप है। ठीक है, जो कि 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। एशिया, यहीं पे आपको मिलेगा, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये द्वीप जो दिख रहे हैं न्यूजीलैंड द्वीप है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 9वां सवाल करते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 9वां सवाल क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस देशांतर को मानक यामयोतर के रूप में जाना जाता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत में निम्नलिखित में से किस देशांतर को मानक यामयोतर के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को
मानक यामयोतर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, मानक यामयोतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसे चित्र से भी हम क्लियर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो हरा वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10वां सवाल है, सालसेट द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सालसेट द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? फटाफट आंसर करते चलिएगा दोस्तों। सालसेट द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा भारत में स्थित है। और सालसेट द्वीप यदि आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। याद रखिएगा इसी द्वीप पर आपको मुंबई और ठाणे शहर देखने को मिलते हैं। और सालसेट द्वीप जो है दोस्तों केन्या के मिजिंगो द्वीप, हांगकांग, चीन के एप्लीचाउ और मालदीव के माले द्वीप के बाद विश्व का 7वां सबसे घनी बस्ती वाला और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। हमारा 11वां सवाल क्या कहता है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? टीटीकाका झील। विक्टोरिया झील आपको किस महाद्वीप में देखने को मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका जो कि अमेरिका यूएसए में है। बैकाल झील आपको रूस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची नौकागामी झील है। और किन दो देशों की सीमा पर यह स्थित है? बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है। आइए इसे चित्र से भी देखते हैं। आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा ये जो झील है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है और बोलीविया की राजधानी कहाँ है? ला पाज है। ठीक है, अगला सवाल है दक्षिण अमेरिका से ही भी अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका का ही सवाल है। 12वां सवाल कहता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो आपको कहाँ पर भी देखने को मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में। माउंट मैकिन्ले जो है आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। और माउंट एल्बरोज आपको मिलेगा यूरोप में। ठीक है, एकांकागुआ यदि आपसे पूछ ले किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 6,960 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्लियर? और एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना देशों की सरहद पर स्थित है। लेकिन इसका शिखर की बात कर लेते हैं तो इसका शिखर जो है अर्जेंटीना की भूमि पर पड़ता है। ठीक है,
आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो फैला हुआ है एंडीज पर्वत है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माउंट एकांकागुआ, ठीक है। तो यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। शेरेना द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? शेरेना द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज द बी। क्लियर? और यहाँ शेरेना द्वीप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह चैलेंजर द्वीप और हॉरिजन द्वीप के बाद जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ये कहाँ पर स्थित है? मेरियाना ट्रेंच और पश्चिम प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है, ठीक है। कितना गहरा है? 10,714 मीटर गहरा है। मेरियाना ट्रेंच की बात कर लेते हैं तो 1103 मीटर मेरियाना ट्रेंच की गहराई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेरेना द्वीप मेरियाना ट्रेंच के बाईं ओर है और चैलेंजर द्वीप के दाईं ओर है, ठीक है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल अति महत्वपूर्ण है। कहता है कि समुद्र के पानी में निम्नलिखित में से किस लवण का प्रतिशत सबसे अधिक है? समुद्र के पानी में किस लवण का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र के पानी में निम्नलिखित में से किस लवण का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। दोस्तों महासागरों की लवणता कितनी होती है? औसतन 33% से 37% तो होती है। और इसमें सबसे मात्रा सबसे अधिक किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है 77.8, मैग्नीशियम 10.9, कैल्शियम सल्फेट 3.6 और कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, ठीक है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15वां सवाल, बुरान हवा चलती है कहाँ पर चलती है? आंसर करना है। पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। बुरान हवा कहाँ चलती है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दैट इज द पूर्वी एशिया, ठीक है। बुरान की बात कर लेते हैं तो ये पूर्वी एशिया में चलने वाली हवा है, ठीक है। और विशेष रूप से झिंजियांग प्रांत, साइबेरिया और यह कहाँ चलती है? कजाकिस्तान में चलती है। बुरान याद कर लीजिएगा दोस्तों, दो रूप लेता है, ठीक है। गर्मी में अलग और ठंड में अलग, यानी सर्दियों में अलग। तो गर्मियों में यह रेत के तूफानों के साथ चलता है और सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड होती है तो अक्सर बर्फीले तूफानों के साथ चलती है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, आप देख सकते हैं बुरान यहाँ पे है जो कि पूर्वी एशिया में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान की जंग की पेटी कहा जाता है? आप जानते होंगे दोस्तों कि जापान जो है मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना होता है। वे द्वीप कौन कौन से हैं? तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, जिसमें होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कि जापान के किस क्षेत्र को जंग की पेटी कहा जाता है? दैट इज द ऑप्शन डी, शिकोकू द्वीप को जंग की पेटी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, बता भी चुका हूँ कि जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना होता है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अब आते हैं जंग की पेटी पर, ठीक है, कि जंग की पेटी वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा कि जंग की पेटी, इसे रस्ट बेल्ट भी कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है या तो बंद हो जाती है या फिर धीमी पड़ जाती है, ठीक है। और जापान के शिकोकू द्वीप जो है 20वीं सदी में अंतिम दशकों में क्या होता है, यहाँ जो है औद्योगिकरण का निर्माण जो है, उद्योगों का निर्माण जो है यहाँ पर धीमा पड़ जाता है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि शिकोकू द्वीप को जंग की पेटी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं चित्र में भी, यहाँ पे सबसे पूर्व में होक्काइडो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप जो आपको दिख रहा होगा होन्शु द्वीप है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हैं बीच में शिकोकू द्वीप है और ये सबसे अलग बाईं ओर क्यूशू द्वीप है, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। 17वां सवाल क्या कहता है? 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस रेखा ने दोनों के एक होने से पहले उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सीमा को परिभाषित किया था? कहने का मतलब है दोस्तों, वह कौन सी समानांतर रेखा है जो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता था? तो रेखा कौन थी? 17वीं समानांतर रेखा थी, ठीक है। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित थी, लेकिन वियतनाम के एकीकरण के बाद, यानी इसका एकीकरण हो गया है और वियतनाम के एकीकरण के बाद जो है अब इस रेखा की समाप्ति हो चुकी है। जो 17वीं समानांतर रेखा है अब उसे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब वियतनाम जो है संयुक्त हो चुका है, ठीक है। क्लियर? यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि 20वीं समानांतर रेखा या 20वीं समानांतर रेखा की बात हो रही है, ठीक है, 20वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित? याद कर लीजिएगा, लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।